ए सदन ला पूरा न्योता देत हूँ आपसा बाबा और बाबा जी के आशीर्वाद लेवा। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न तारांकित प्रश्न क्रमांक 1188 के उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति के लिए है और जो माननीय मंत्री जी का जवाब आया है वो अपने आप में बड़ा विसंगतिपूर्ण है। छत्तीसगढ़ का सर्पलोक कहा जाता है जशपुर, और पिछले 3 वर्षों में यानी 22, 23 और 24 में वहां पर मौतें हुई हैं 96, और बिलासपुर जैसा उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं का क्षेत्र और मौतें हुई हैं 431। इस प्रश्न के माध्यम से मेरा स्पष्ट विषय है कि पूर्ववर्ती सरकार में व्यापक तौर पर मुआवजे का एक भ्रष्टाचार का रैकेट संचालित हो रहा था राजस्व और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत पर। अब इसी प्रश्न में जवाब आया है, बिलासपुर में 17 करोड़ 24 लाख का मुआवजा दिया गया है और जशपुर में 3 करोड़ 84 लाख रुपए का। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिन मरीजों को फर्जी मुआवजे के आधार पर एक रैकेट के माध्यम से भुगतान किया गया, क्या उसकी जांच कराई गई है? अगर कराई गई तो कौन दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई क्या की गई? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय विधायक का कथन है कि फर्जी प्रकरण बना, साहब फर्जी था कि आदमी फर्जी था? चलिए जवाब दीजिए। फर्जी प्रकरण बना करके ये आरबीसी 6-4 के तहत मुआवजा का वितरण किया गया है। ये पहली बार ये जानकारी में आया। अगर ऐसा होगा वाकई में कि फर्जी प्रकरण बना करके शासन के करोड़ों रुपया को मुआवजा के रूप में लिया गया, ऐसा जानकारी उनके पास हो तो दे, निश्चय ही ये जांच करने लायक विषय है और जांच करवाएंगे। जानकारी दे दें आप। माननीय मंत्री अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मैंने स्पष्ट पूछा जांच कराई गई क्या, क्योंकि पूर्ववर्ती समय में शिकायतें हुई हैं। और मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि इस प्रकार की विसंगतिपूर्ण अव्यवस्था और भ्रष्टाचार के व्यापक नजरियाई, यानी जशपुर जैसे जिले जहां पर विसंगतिपूर्ण सर्पलोक कहा जाता है, वहां 96 मौतें होती हैं और यहां पर 400 से ऊपर। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं। दूसरा बात, जो बात ये कह रहे हैं ये इन्हीं के जवाब में उल्लेखित है कि राजस्व का अधिकारी सीएमओ से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का जानकारी मांगता है और सीएमओ उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बगैर डॉक्टर के प्रतिवेदन के विरुद्ध जाकर उसको सत्यापित करते हैं। ये राजस्व के अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत में लगभग करोड़ों का घोटाला है और मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या इसकी सचिव स्तरीय जांच कराएंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, मुआवजे का प्रक्रिया ही यही है। जैसे सर्पदंश से कोई पीड़ित है, हॉस्पिटल गए, सर्पदंश से मृत्यु हो गई तो स्वास्थ्य विभाग से प्रमाण पत्र के आधार पे राजस्व विभाग के द्वारा उनको मुआवजा दिया जाता है। जैसे बताया कि इस तरह की शिकायतें मिली है क्या कि फर्जी प्रकरण बना करके आहरण करने का, तो अभी तक से मेरे जानकारी में इस तरह की शिकायत नहीं मिला है। और हमारे माननीय सदस्य के पास शिकायत है तो इस शिकायत को मुझको दे, मैं निश्चित रूप से इसका मैं जांच कराऊंगा और जो कार्रवाई करते बनेगा उसमें कार्रवाई करेंगे दूसरे अधिकारी के ऊपर। अध्यक्ष महोदय, मैं वो जांच के बारे में नहीं पूछना चाहता, वो तो माननीय सदस्य पूछ लिए हैं। जरा मैं पूरे सदन के लिए जानकारी चाहता हूँ, अपने लिए भी चाहता हूँ, पूरे प्रदेश के लिए भी, कि फर्ज करिए कि दूरस्थ कोई वनांचल में कोई व्यक्ति को सांप काट लिया, तो वहाँ से शुरू करके आप बताइए कि उसकी मौत के बाद तक के क्या क्या प्रक्रिया करना पड़ेगा, क्या क्या प्रमाण रखना पड़ेगा, किसके किसके सर्टिफिकेट लगेंगे, कौन से फोटोग्राफ्स लगेंगे, कौन सी रिपोर्ट पीएम की मानी जाएगी, कब मानी जाएगी, कहाँ से मानी जाएगी, तब उसको 4 लाख रुपया मिलेगा। इसकी एक सामान्य प्रक्रिया बता दीजिए। आप कल्पना कर लीजिए कि आप बस्तर के किसी बहुत घने जंगल में हैं जो कि पीएससी से 50 किलोमीटर दूर है, तो आप कल्पना करके बताइए कि सांप काटने के बाद क्या क्या करना पड़ेगा और किन किन परिस्थितियों से किन किन विषय वस्तु को निपटाते हुए 4 लाख पाने की उसके परिवारजनों को पात्रता होगी, ये जरा बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्पदंश इनके इलाज के लिए जो वैक्सीन है प्रायः सभी स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध रहता है, नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में।
जब किसी को सर्पदंश होता है तो उसको तत्काल पीड़ित परिवार या गांव वालों के द्वारा जिनके भी सहयोग से उनको अस्पताल पहुंचाया जाता है। अस्पताल में उसका इलाज होता है, समय पे पहुंच जाते हैं तो उनका इलाज हो जाता है और इलाज होने के बाद बच जाता है। यदि पहुंच नहीं पाते समय अभाव या साधन के कारण तो रास्ते में ही मौत हो जाती है, या अस्पताल पहुंचने के बाद इलाज के दौरान तो उनका सर्टिफिकेट जो है स्वास्थ्य विभाग ही देता है कि इनकी मौत कैसे हुई, और स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए गए सर्टिफिकेट के अनुसार उनका मुआवजा का प्रकरण बनता है, जो राजस्व विभाग, कलेक्टर और एसडीएम के थ्रू पीड़ित पक्ष को मिलता है। स्वास्थ्य विभाग कैसे देता है अध्यक्ष महोदय? मैं तो यही पूछ रहा हूँ अध्यक्ष जी। मान लीजिए तरे गांव के जंगल में किसी को सांप काटा, बोरला लाते तक के या तो वो जिंदा रहेगा तो उसको एंटी स्टेनिंग का एंटीवेरिन इंजेक्शन लगाएंगे तो बच सकता है। मान लीजिए मर गया तो वहाँ जहाँ पर जिस स्पॉट पे सांप काटा है वहाँ से क्या क्या प्रमाण चाहिए जो अस्पताल में आते तक के हमको बताना पड़ेगा कि ये सांप काटने से इसकी मौत हुई है, सांप काटने से मौत हुई हो? तो कुछ भी बोल देंगे कि ये सांप काटने से नहीं है। नहीं तो बताइए ना, वहाँ पर गांव में कुछ पंचनामा होता है क्या, पटवारी या सरपंच या अन्य से, या प्राथमिक स्वास्थ्य के तब के बाद ही माना जाता है क्या? तो यही तो जानना चाहिए ताकि लोगों को कम से कम जो आप मदद दे रहे हैं उसके बारे में तो हम बता सकें। वो तो मालूम है हर ब्लॉक पीएससी में वो एंटी रेबिक और एंटी ये स्नेक वो रहता है। तो ये बताइए ना कि एक व्यक्ति को बहुत दूरस्थ अंचल में कोई मर गया सांप काटने से या घायल हो गया, तो वहाँ पहुँचते तक अगर जिंदा है तब तो कोई बात नहीं, 4 लाख का मामला ही नहीं है। मर गया तो 4 लाख कैसे मिलेगा? मर गया तो 4 लाख कैसे मिलेगा, इसको बता दीजिए ताकि किसी जरूरतमंद की मदद कर सके। पीएम रिपोर्ट में आएगा कि कैसे उसकी मृत्यु हुई, उस रिपोर्ट के आधार पे उनका प्रमाण पत्र बनेगा, फिर उसकी मुआवजा। अध्यक्ष महोदय जी, एक छोटा सा मेरा धर्मजीत सिंह जी जवाब गलत पूछ डाले। वो ठेकेदारों से संपर्क करना पड़ेगा जो इसमें प्रशिक्षित होते हैं, परंतु मेरा विषय स्पष्ट नहीं हुआ। नहीं, इसमें कलेक्टर के द्वारा और एसडीएम के द्वारा मुआवजा देने का विषय है। तो मैं फिर आपके माध्यम से मांग कर रहा हूं, क्या इस पूरे विषय की सचिव स्तरीय जांच कराएंगे क्या? मैं तो वही बात कह रहा हूं कि वो 4 लाख कैसे मिलता है उसको बताइए। मैं गलत नहीं पूछ रहा हूँ, बाकी आप अपना पूछ के उनको बता दीजिए। महोदय जी एक छोटा प्रक्रिया पूछ रहा हूँ। एक छोटा सा इसमें मेरा सवाल था महोदय जी। अभी विषय आया कि सर्पदंश से मृत्यु के बाद में जो मुआवजा मिलेगा, लेकिन विषय ये भी आता है कि कभी स्थिति ये होती है कि इलाज में जो देरी होती है, तो स्थिति ये है कि जिला चिकित्सालय में ही, जैसे कि आपने कहा कि सब जगह उसकी दवाइयाँ उपलब्ध है, वैक्सीन, लेकिन सिर्फ जिला चिकित्सालय में दवाइयाँ उपलब्ध होती, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नहीं है। तो जो पहुँचने की जो दूरी है तो वो भी मृत्यु का बहुत बड़ा कारण बन सकती है। तो यही निवेदन करना चाहूँगी महोदय जी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी सर्पदंश की जो वैक्सीन है, जो दवाइयाँ हैं, उपलब्ध है, ताकि जाने जिला अस्पताल की जो दूरी है वो जाने से बचे और मुआवजे की ज़रूरत ही ना पड़े, उनका समय पर इलाज हो जाए और वो दिक्कत ही ना आए आगे। ठीक, 1 मिनट, इसका जवाब टंकराम जी नहीं दे पाएंगे क्योंकि स्वास्थ्य विषय का उनको जानकारी नहीं होगा। भावना जी, हमारे सभी जिला चिकित्सालयों में सर्पदंश के लिए जो एंटी वेनम इंजेक्शन है वो उपलब्ध है। इसके अलावा सीएचसी और पीएचसी जहां प्रभावित है, मैं दावे से कह सकता हूं कि सभी जगह ऐसा केस आया है महोदय जी, इसलिए मैं बोल रही हूँ। एक मृत्यु हुई है इंदौरी ग्राम में, आप जांच भी करवा ले चाहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे छत्तीसगढ़ में नागलोक के नाम से या सर्प के नाम से जो पहचान है वो जसपुर जिले और तपकरा की है, लेकिन प्रश्न के माध्यम से मुझे आश्चर्य लगा कि 4 गुना ज़्यादा पार कर गए बिलासपुर। वहाँ 100, यहाँ 400 से ज़्यादा लोग सांप काटने से उनकी मृत्यु हो गई। तो ये जो पहचान बदल रही है, 527 निश्चित रूप से आश्चर्य का विषय है। अब उसके लिए जो मुआवजा दी गई है उस विषय में मैं जानना नहीं चाह रहा हूँ सब। उसमें केवल यह है कि सारे लोगों का पोस्टमार्टम हुआ कि नहीं हुआ, और सारे लोगों का पोस्टमार्टम होने के बाद में उसका कोई लिख के दे उससे फर्क नहीं पड़ता। कोई यदि बोले सांप के काटने से मर गया, वो प्रमाणित नहीं है। उसका केवल यही है, यदि उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है तो मुआवजा की राशि उसको नहीं मिलेगा। लिख करके देंगे तो भी संभव नहीं है। उसमें यही है कि उसका पहले पंचनामा करेंगे,
पंचनामा करने के बाद में उसमें लिखा जाएगा कि कहाँ पर उसको सांप काटा गया है, किस अंग को काटा गया है, और उसके बाद में उसका पोस्टमार्टम होगा। जो डॉक्टर उसमें पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आएगा वो फाइनल रिपोर्ट है, जो मेरी जानकारी जितना मुझे समझ है। तो आश्चर्य का विषय यही है, मैंने कहा कि बिलासपुर सर्पलोक का पहचान छत्तीसगढ़ में जो बदल गई है, तो माननीय मंत्री जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये जो मुआवजे की राशि सब जो दी गई है, हमारे सम्माननीय विधायक सुशांत शुक्ला जी ने जो प्रश्न किया कि उसमें कहीं कोई दिक्कत, कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं हुआ, कुछ ये नहीं है, तो उसमें सभी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया कि नहीं आया, और उसके बाद में उसकी मुआवजा की राशि दी गई है, और यदि बिना पोस्टमार्टम के दी गई है तो उस विषय में कुछ होगा तो मंत्री जी बताएंगे थोड़ा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक ने जो आंकड़े के हिसाब से जो शिकायत की है कि बिलासपुर में बहुत ज़्यादा संख्या है जबकि नागलोक जसपुर में होना चाहिए संख्या, और उन्होंने बताया कि मेरे पास कुछ प्रमाण हैं, शिकायत के आधार हैं कि फर्जी प्रकरण बने हैं, फर्जी भुगतान हुआ है। तो मैं यही कहना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय कि वो जो उनके पास शिकायत हैं, प्रमाण हैं, वो हमको दे दें, हम उसकी पूरी कार्रवाई पूरी इस पे हम जांच कराएंगे। मंत्री जी मैंने कहा बेसिक उसका दो चीज, एक पंचनामा और दूसरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सभी का पोस्टमार्टम हुआ है कि नहीं हुआ है, इतना आप उसको सुनिश्चित करा लो ना जी। बाकी वो देंगे नहीं देंगे उसके ऊपर छोड़ दो, आपके पास में सारा रिकॉर्ड है, वो कहाँ से रिकॉर्ड लाएंगे आप? रिकॉर्ड आप उसको ये बताइए कि सभी का पोस्टमार्टम हुआ है, उसके आप केवल जांच करवा लो, इस बार केवल उतने का आप जांच करा लो। इन प्रकरणों का जो बिलास में 431 मुआवजा वितरण हुआ है, इसका एक बार जांच कराएंगे। चलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा मुआवजा दिया जाता है। मैं फिर मांग कर रहा हूँ कि चूंकि कलेक्टर की जांच बाबू तो नहीं कर सकता ना, तो मैं आपके माध्यम से आग्रह कर रहा हूं माननीय मंत्री महोदय से, क्या इस पूरे प्रकरण की जांच सचिव स्तर से कराएंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे छत्तीसगढ़ में आप जो भी मामला गड़बड़ दिख रहा है उसको बिल्कुल जांच कराइए, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ में कई मामले ऐसे हैं जिनको जानबूझकर रोका जा रहा है। पीएम रिपोर्ट होने के बाद फिर कलेक्टर उसको बिसरा के लिए भेज देते हैं, अननेसेसरी लंबा खींच जाता है 2 साल 3 साल 4 साल के लिए। तो ऐसे प्रकरणों पे भी आपसे निवेदन है कि उन प्रकरणों को जल्दी करा दीजिए। और ऐसे हमारे रायगढ़ जिले में 3-4 प्रकरण हैं जो पिछले 1.5-2 साल से अटके पड़े हैं। तो आपसे निवेदन है कि उन प्रकरणों को देखवा के और उसमें जो भी मुआवजा की राशि जो सही है, जो गलत है उस पर बिल्कुल नहीं, लेकिन जो सही है उसको जल्दी मिल जाए। अंबिका मरकाम जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को पूछी थी, जिसमें 674 शराब दुकानें संचालित है, जिसमें 420 दुकानें कैशलेस है। शेष 254 शराब दुकानों में नगद बिक्री की जा रही है। बाकी 254 शराब दुकानों को कब तक कैशलेस की जाएगी, ये मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य को जानकारी भी दी है और उन्होंने जानकारी को पढ़ा भी है, 674 में 420 दुकानों में जो कैशलेस सिस्टम चालू है और जो बचे हुए शेष 254 शराब दुकान हैं उनको हम लोग जल्द ही प्रक्रिया के तहत ले रहे हैं, ताकि हमारी आपसे भी ज़्यादा चिंता है सरकार की कि वो कैशलेस हो जाए, क्योंकि डिजिटल ट्रांजैक्शन पर वैसे भी हमारा प्रधानमंत्री जी का भी और मुख्यमंत्री जी का विशेष जोर है। माननीय मंत्री जी, 254 शराब दुकान को कैशलेस जल्द की जाएगी आप कह रहे हैं, इतने दिन तक क्यों नहीं की गई? जब 420 दुकानें कैशलेस है तो 254 को क्यों नहीं किया गया और कब तक की जाएगी, ये मैं पूछ रही हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको हमारी सरकार आने के बाद हमने इसको बड़ा निर्णय लिया है और आज खुशी का विषय है कि 60% को हम लोगों ने कैशलेस कर लिया है, लेकिन एक साथ 100% कैशलेस करने से लोगों को दिक्कत भी ना हो, इसलिए दोनों सुविधाएं भी जारी रखे हैं। बाकी आपके लिए मैं बता देता हूं, खुशी
की बात है कि आपके विधानसभा में 6 दुकान हैं और 6 में 6 दुकान में कैशलेस हैं। आपके लोग चाहे नकदी ले सकते हैं या कैशलेस ले सकते हैं, दोनों। श्रीमती भावना माननीय बोरा, अध्यक्ष क्रमांक महोदय, 9। माननीय मंत्री जी को मैं आपको तो आपका ध्यान कैशलेस कर आकर्षित- दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र मगरलोड क्षेत्र की बात बता रही हूँ माननीय मंत्री जी, कि रोड के ऊपर भरदा में एक दुकान है जिसको मैंने कई बार हटाने के लिए वहाँ पे बात कलेक्टर महोदय से, आबकारी अधिकारी से भी रखी, लेकिन आज पर्यंत तक वहाँ से दुकान हटा नहीं है, क्योंकि बच्चे वहीं से स्कूल आना जाना करते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से चाहती हूँ कि इस दुकान को तत्काल दूसरे जगह स्थानांतरित किया जाए, जिससे बच्चे प्रभावित ना हो। चलिए ठीक। महोदय, ये हालांकि ये प्रश्न उससे उद्भूत नहीं है, परंतु माननीय सदस्य माननीय मंत्री जी, नहीं, इतना मैं दे रहा महत्वपूर्ण हूं, विषय है, जवाब। कैसे प्रश्न सुनिए ना उद्भूत माननीय, नहीं लेकिन होता है। आपकी चिंता है, स्कूल की बातचीत है, तो मैं निश्चित रूप से विभाग को उसको देखकर अगर आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से चेंज करा माननीय दूसरे जगह अध्यक्ष क्रमांक महोदय, 9, मैंने- श्रीमती भावना बोरा जी। जी धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। अध्यक्ष महोदय जी, मेरा सवाल जनसंपर्क विभाग से है और मुझे जो जवाब में एक लाइन आई है उसको मैं पहले पढ़कर कहना चाहूँगी। जनसंपर्क विभाग द्वारा न्यूज़ पोर्टल का पंजीकरण नहीं किया गया है। प्रचार प्रसार की सुविधा की दृष्टि से न्यूज़ पोर्टल का इनपैनलमेंट किया गया है। तो महोदय जी, पहला ये सवाल मेरा यही है कि जो पंजीकृत अगर नहीं किया गया है तो इसको इनपैनल करने के लिए क्या मापदंड इसके तय किए गए हैं जनसंपर्क विभाग के द्वारा? एक बार रिपीट करिए फिर से। सवाल के जवाब में आया है, जनसंपर्क विभाग द्वारा न्यूज़ पोर्टल का पंजीकरण नहीं किया जाता, प्रचार प्रसार की सुविधा की दृष्टि से न्यूज़ पोर्टल का इनपैनलमेंट किया जाता है, तो इसका इनपैनल करने का क्राइटेरिया क्या है? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये इनपैनलमेंट करने के लिए एक विस्तृत इसकी गाइडलाइन है और इसमें टेंडर भी निकाले जाते हैं और उसके आधार पर इनपैनलमेंट किया जाता है और उसके पूरे सर्कुलर विस्तार से है। बोलेंगे तो मैं माननीय सदस्य को उसको उपलब्ध भी जी करा दूंगा। महोदय जी, 243 पोर्टल को इनपैनल किया गया, तो क्या 243 टेंडर निकाले गए हैं इसमें? 243 जो हैं इनपैनल्ड किए गए हैं, पंजीकृत नहीं हुआ है, लेकिन विभाग से 243 इनपैनल्ड किए गए हैं, तो क्या 243 टेंडर निकाला गया है इसमें? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये उत्तर में परिशिष्ट में उपलब्ध भी है। ये 243 जो है वो टेंडर के माध्यम से सभी को निकाले गए हैं, लेकिन कुछ ऐसी पत्रिकाएं या स्थानीय अखबार होते हैं जिनको उनके रेट के आधार पर विज्ञापन उपलब्ध कराया जाता है। क्या मापदंड है? अगर किसी को विज्ञापन हम दे रहे हैं, उसका मापदंड क्या है वो बता दीजिए। जो मेन आधार मापदंड होता है माननीय अध्यक्ष महोदय, जो इनपैनलमेंट हैं उनके यूजर्स की संख्या और रीच के आधार पर संचालनालय स्तर पर अधिकतम 50,000 रुपये तक का मासिक विज्ञापन स्वीकृत किया जाता है कि उनकी पॉपुलैरिटी कितना है, कितने लोग देख रहे हैं। ऐसे चलिए ठीक, अच्छा जवाब। अध्यक्ष महोदय जी, इसी में प्रणाम। अगली लाइन में पढ़ना चाहूँगी। इसमें विज्ञापन नियमावली 2019 संशोधित 2020 के अंतर्गत विज्ञापन स्वीकृत किए जाते हैं और पिछले एक वर्ष में इसमें कोई भी नियमावली में बदलाव और संशोधन दोनों नहीं किया गया। तो महोदय जी, मेरे हाथ में जो जवाब मुझे आया है उसी से मेरा प्रश्न है, अगर हम 2023 और 24 का जो विज्ञापन या जनसंपर्क विभाग के जो अगर आप खर्चे देखेंगे, अलग अलग जैसे डिजिटल समाचार पोर्टल का 67 करोड़, उसके बाद समाचार पत्रों का 147 करोड़, टीवी चैनलों का 140 करोड़ और रेडियो स्टेशन का लगभग 5 करोड़ 29 लाख के आसपास है, जो टोटल 360 करोड़ का 23 और 24 का इसका जो मुझे डिटेल दिया गया ये है। और वहीं अगर 24 और 25 की हम बात करें, क्योंकि कोई बदलाव नहीं हुआ था, संशोधन नहीं हुआ है, तो 24-25 का जो आउटकम जो आता है जो टोटल तो 134 करोड़ है।
तो महोदय जी ये जो अंतर है 2023-24 का 360 करोड़ और 24-25 का 134 करोड़, तो इन दोनों में विसंगतियां क्यों हैं? क्या इसकी जांच होगी, क्या इसका ऑडिट होगा कि किस आधार पे ये विज्ञापन जो है, क्योंकि एक वर्ष जहां 136 है वहीं 23-24 में इसका डबल से भी ज़्यादा है, तो क्या कारण है और क्या अगर इसमें कोई विसंगति दिख रही है तो क्या इसकी जांच होगी क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो व्यय की आंकड़ा है ये अभी वर्ष पूरे नहीं हुए हैं, ये जनवरी तक का है, अभी फरवरी और मार्च का भी आना शेष है, तो निश्चित रूप से इस वर्ष में भी उसमें विज्ञापन में जब 10 महीनों में उसका आधा भी खर्चा नहीं हुआ तो अगले 2 महीनों में कैसे संभव है कि वो आंकड़ा आप टच कर जाएंगे? 360 करोड़ मतलब लगभग आप 134-140 करोड़ फिर से अगले 2 महीने में संभव नहीं है। और ये जो 23-24 का महोदय जी, जो 23-24 का मैं बताना चाहूँगी, ये पुरानी जो सरकार थी उनका मुझे लग रहा है, मैं एकदम कंफर्म नहीं इसलिए मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन हम जो अंदाज लगा रहे हैं वो उसी 23 और 24 के आंकड़े जो कांग्रेस के कार्यकाल के थे शायद तभी के हैं। तो क्या इस पर जाँच होगी क्या? क्योंकि महोदय जी विषय ऐसे आए हैं, अगर समाचार पत्रों की बात करें या होर्डिंग्स की बात करें, हुआ ये था जो हमारे पास शिकायतें आती हैं कि लगभग 3 महीने के लिए होर्डिंग्स के लिए या समाचार के लिए अनुबंध किया गया और सिर्फ जो विज्ञापन दिए गए या जो होर्डिंग्स लगी वो सिर्फ 1 महीने के लिए लगी, मतलब जो 2 महीने की बकाया जो पैसा था, किराया था, वो उनको किस आधार पर दिया गया? अगर 3 महीने किसी होर्डिंग हम लगाते हैं, पेमेंट 3 महीने का हुआ, होर्डिंग सिर्फ 1 महीने के लिए लगी, तो जो पेमेंट है उसमें विसंगतियां हैं और ये साफ दिख रहा है कि 2023-24 और 24-25 मतलब ये अंतर दोनों में दिख रहा है और स्पष्ट है कि इशारा हम किस ओर करें। तो मैं यही चाहूंगी कि चूंकि डबल से भी ज्यादा राशि है तो क्या इसकी जांच होगी, क्या इसकी ऑडिट होगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही जिनाइन प्रश्न उठाया है। ये पिछले 1 साल में जो खर्च हुआ है पिछले 10 महीने में उसका लगभग आधा या 55% के आसपास है, लेकिन सिर्फ आंकड़ा के आधार पर सिर्फ 1 मिनट शेष है, क्या जांच होगी क्या ये आप बता दीजिए? क्या इसका ऑडिट होगा, क्या इसकी जांच होगी? क्योंकि ये सरकारी राशि का दुरुपयोग दिख रहा है साफ साफ, तो क्या इसकी जांच होगी, क्या इस पे ऑडिट होगा? क्योंकि समय सिर्फ मुश्किल से आधा मिनट बचा हुआ है। आपके नॉलेज में अगर कोई विषय होगा तो उसको प्रकाश में आप लाएंगे तो निश्चित रूप से उस पर परीक्षण कराएंगे, उस पर कराएंगे। परीक्षण नहीं महोदय, विषय पूरा है, सारे डॉक्यूमेंट्स भी हैं, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगी। क्या उस पे जांच होगी क्या? क्योंकि देखिए सरकारी पैसे का दुरुपयोग है ये, तो क्या इस पे जांच होगी? आप जानकारी उपलब्ध कराएं, मंत्री जी बोल रहे हैं कि जांच कर लेंगे, आप जानकारी उपलब्ध कराएं। परीक्षण बोले मंत्री जी, सही बोल रहे हैं। एक बार आप बोल दीजिए कि जांच कराएंगे, बस नहीं, मैं आपको सारा उपलब्ध करा दूंगी। नहीं, देखिए क्या है, इस आधार पर केवल ये नहीं कह सकते आधार, देखिए आधार तो साफ दिख रहा है ना। 2023-24 का आप देखिए 336 करोड़ है, आप 24-25 का 134 करोड़, तो महोदय जी अंतर तो साफ दिख रहा है और पैसे सरकारी पैसे का दुरुपयोग है ये भी साफ दिख रहा है। तो बस आप ये बता दीजिए कि क्या जांच होगी सरकारी पैसे का? महोदय जी साफ दिख रहा है, क्या जांच होगी क्या? प्रश्नकाल समाप्त। बैठिए।